बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम MD कैट ई कैट का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और स्टार्ट हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 12 से ले रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अलावा क्लास 11th के भी लेक्चर बनाएंगे, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। याद रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे हमने डिटेल में उनके की पॉइंट्स बना के डिस्कस नहीं किया टॉपिक्स को, हमने उनको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया हुआ है। लेकिन याद रहे कि उन टॉपिक्स में जितनी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं उनके यहाँ पे हम पॉइंट्स बना के उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हम वहाँ नहीं पढ़ चुके उनकी डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर बनेगी, लेकिन आपने एंड तक ज़रूर देखना है और सीरियस होकर चीज़ें नोट करते जाना है, क्योंकि एट द एंड आपको उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हम टॉपिक से रिलेटेड उसके साथ साथ MCQs बनाएंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर में स्टूडेंट्स याद रहे कि हम चार्जेस जो डिस्कस करेंगे वो स्टेशनरी चार्ज होगा, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट, या फिर उसको हम नाम दे सकते हैं कूलम चार्ज का, या फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का भी नाम देते हैं। याद रहे कि इनमें से अगर कोई भी आप नाम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस चैप्टर में चार्ज रेस्ट में है और वो चार्ज बेसिकली पॉइंट चार्ज है। ठीक है जी। और उस चार्ज के अराउंड एक ख़ास रीजन तक उसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो चार्ज फील्ड में डूबा होगा। तो जिस रीजन तक उसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? हमने इसको पहले इस तरह से भी डिफाइन किया हुआ है कि चार्ज बेसिकली क्या है कि एक प्रॉपर्टी का नाम है। तो हमने कहा था कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन पार्टिकल, आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर इज टर्म्ड एज चार्ज। लेकिन आज हमने इसको यूं भी डिफाइन किया है कि द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। यानी कि अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन देता है या उससे लेता है तो इसका मतलब उस बॉडी पे चार्ज आ जाता है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, लेट करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है और दूसरा ये बॉडी है, ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास एटम है, एटम क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है ना, और ये भी एक दूसरा एटम है। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब समझिएगा, न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस एटम पे चार्ज की तादाद बराबर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है या न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है। इस बॉडी पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रल कहा जा रहा है। अब समझिएगा कि चार्ज इस बॉडी पे कैसे आएगा कि देखिए, अगर ये वाला एटम एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम को दे देता है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी पे ऐड हो जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। अगर लेट करें 5 पॉजिटिव थे, पहले 5 नेगेटिव थे न्यूट्रल होने की वजह से, तो अब नेगेटिव एक और आ गया तो नेगेटिव 6 हो गए, पॉजिटिव 5 हो गए, तो 5 से 5 कैंसिल, एक नेगेटिव बच जाएगा। तो इसका मतलब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया है। इसी तरह से इसने अगर नेगेटिव एक निकाला है तो पीछे पॉजिटिव आइन आ जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये वाला बॉडी अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है इस बॉडी को तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है बेसिकली चार्ज की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से MCQs भी बनेगा, उस MCQs को हम इस स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। कैसे कि अगर लेट करें कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी को दे देता है तो जिस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है उस बॉडी के मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे MCQs में। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज की टाइप्स हमारे पास 2 हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इसने निकाला ना तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? जब आपके पास बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए और पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी हुई है इलेक्ट्रॉन की बॉडी पे।
अब स्टूडेंट्स एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होगा चार्ज का। तो हमने ये फार्मूला देखा हुआ है कि I इज इक्वल टू क्यू और टी होता है। यहाँ से अगर क्यू फाइंड करें तो टी इधर I के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई करंट है तो यूनिट क्या होगा एम्पेयर, और टी क्या है टाइम, तो सेकंड यूनिट होगा, तो एम्पेयर इनटू सेकंड क्या आ जाएगा चार्ज का यूनिट आ जाएगा एसआई, जो कि एम्पेयर सेकंड बराबर होगा कूलम के। तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारे पास यहीं से इसकी बना लें, तो ए वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि करंट की डायमेंशन हमारे पास ए ही होती है। और उसके बाद सेकंड के लिए हम टी यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास चार्ज की डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम चार्ज का सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट जो हमारे पास चार्ज का है वो है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, जिसको आप स्टैट कूलम भी कहते हैं। तो स्टैट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ से फिर ये एमसीक्यूज बनेगा, लेकिन ये एमसीक्यूज हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम 1E की वैल्यू देख लें कूलम में, फिर उसके बाद यहाँ कूलम से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके एमसीक्यूज बनाएंगे। वैसे अगर आपने याद रखना है तो इसको याद रख ले कि हमारे पास वो यूँ पूछ सकता है कि ESU यूनिट में 1 कूलम की कितनी वैल्यू है या क्या वैल्यू होती है। तो ESU का मतलब क्या है कि हमारे पास CGS यूनिट, यानी कि वो पूछ सकते हैं कि स्टैट कूलम के यूनिट में आप 1 कूलम चार्ज की वैल्यू बताएं स्टैट कूलम यूनिट की फॉर्म में। तो वो हमारे पास ESU कह लें यहाँ पे या स्टैट कूलम यहाँ पे लिख लें, एक ही बात है। तो 1 कूलम की जो वैल्यू होगी ESU में वो 3 × 10⁻⁹ होगी। तो ये बहुत अच्छा MCQ है, इसको आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज की। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQs भी बनाए जाएंगे, तो इनको आपने याद रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सारों को पता है कि चार्ज हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी है। यहीं से आप सेकंड ये भी याद रख सकते हैं कि चार्ज हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। देखें बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मेजर करना बहुत ही आसान हो। जैसे यहाँ से अगर आप देखें फार्मूले में I इज इक्वल टू क्यू और टी है ना, तो ये I जो है ये बेस क्वांटिटी है, क्योंकि I को आप बहुत जल्दी आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो चार्ज खड़ा है ना ये बेस क्वांटिटी नहीं है, ये हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप एक ही वक्त में या एक ही टाइम में फ़ौरन उसको मेजर कर लें। नहीं, ये हो जाएगा, लेकिन ये Q जो है चार्ज, इसको आप एक ही बारी या अचानक से या कह लें कि इंस्टेंट पे इसको फ़ौरन आप मेजर नहीं कर सकते। इसमें आपको बहुत मुश्किल होगी, हो जाएगा लेकिन इस पर टाइम लगेगा इसको मेजर करने में। लेकिन ये आप कर सकते हैं इजीली। तो जो चीज़ आसानी से आप मेजर कर सकते हैं वो आपके पास बेस क्वांटिटी में चली जाती है क्वांटिटीज़, और जिनको आप नहीं कर सकते हो जाती हैं, थोड़ा मुश्किल होती है, तो उनको हम बेसिकली एक निशानी के तौर पर याद रखा हुआ है कि उनको हम फिजिकल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए आपने याद रखना है यहाँ से कि एक तो ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरे नंबर पे आपने क्या याद रखना है कि चार्ज जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जी चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल, यानी कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो सकता है। जब आप एक बॉडी चार्ज बॉडी होगा और दूसरा आपको न्यूट्रल बॉडी ले लें, उस न्यूट्रल बॉडी को जब आप चार्ज बॉडी के बिल्कुल करीब लेके आएंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये भी आपने याद रखना है। थर्ड नंबर पे क्या है चार्ज इज़ एसोसिएटेड विद मैस। चार्ज का बड़ा गहरा ताल्लुक है मैस के साथ। एक तरह से यूँ कह लें चार्ज ने इस मैस के साथ शादी कर रखी है, यानी कि इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस, यानी कि चार्ज जो है वो मैस के बगैर नहीं हो सकता। चार्ज मैस के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन इवन के मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, हालांकि मैस जो है वो चार्ज के बगैर हो सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज की मजबूरी है कि वो मैस के साथ रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड एंड कंजर्व्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा क्वांटाइज्ड और कंजर्व्ड रहेगा। अब क्वांटाइज का क्या मतलब है, कंजर्व्ड का क्या मतलब है, इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम क्वांटाइज को देखते हैं। क्वांटाइज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, क्वांटाइज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की प्रॉपर्टी मौजूद है बेसिकली वो स्टेप्स की फॉर्म में होगी।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की मौजूदगी है वो स्टेप्स की फॉर्म में होगी। यानी कि इस तरह से, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, स्टेप्स बने हुए हैं, ये स्टेप्स बने हुए हैं, तो स्टेप्स की फॉर्म में बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी को हम क्वांटाइज का नाम देते हैं। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस स्टेप पे वैल्यू ये है, फिर उतनी वैल्यू आगे बढ़ गई है उस स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में उतनी वैल्यू और बढ़ गई है। तो देखिए वैल्यू उतने स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से इसकी एग्जांपल को और से समझिएगा, आपको समझ आ जाएगी बात कि लेट करें ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब पीछे +1e चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका मतलब +1e आ जाएगा इस बॉडी पे चार्ज। अगर इस पे +1e चार्ज है तो यहां से देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो चार्ज पीछे बॉडी पे कितना है, +1e। अगर यही बॉडी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो पीछे बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो स्टेप्स की फॉर्म में आएगा। मतलब पहले अगर 1e है तो फिर अगले बारी क्या हो जाएगा, +2e। 1 पहले फिर 1 है तो कितना हो जाएगा टोटल 2। तो इसका मतलब देखें जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर इस बॉडी पे जो चार्ज की मौजूदगी होगी वो +2e होगी, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पहले एक निकला, पीछे आ गया +1e, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे आ गया +1e। तो अब बॉडी पे कितना चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो +2e उस बॉडी पे चार्ज की वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर इस बॉडी पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 3e। तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये स्टेप्स की फॉर्म में चार्ज जो है वो बॉडी पे मौजूद रहेगा। इस तरह से नहीं हो सकता कि चार्ज की वैल्यू जो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो पीछे जो चार्ज की वैल्यू है 1.2 आ जाए, फिर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है तो पीछे उसकी जो बॉडी पे चार्ज की वैल्यू हो वो 2.7 आ जाए। इस तरह से नहीं हो सकता, स्टेप्स की फॉर्म में जो है वो वैल्यू आएगी। तो ये है क्वांटाइज का मतलब। इसी तरह से अगर आपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस तरह से बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आप ऐड भी कर सकते हैं। लेट करें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इसका मतलब इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, -1e चार्ज आ जाएगा। अगर आपने दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका मतलब इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो -2e आ जाएगा। तो इस तरह स्टेप्स की फॉर्म में ऐड होता जाएगा। तो ये है क्वांटाइज का मतलब। और क्वांटाइज के लिए इक्वेशन क्या है, Q = NE या +-NE। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू होगी, वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल होगा उस बॉडी पे चार्ज। क्योंकि एक बॉडी पे एक पार्टिकल एक चार्ज थोड़ी होगा, उस बॉडी पे तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे या चार्जेस होंगे। तो जो आखिरी मिनिमम वैल्यू होगी ना चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो उस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज उस बॉडी पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। उसके बाद स्टूडेंट समझते हैं कंजर्व्ड को, कि चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है, देखिए कंजर्व्ड का बेसिकली मतलब ये है कि अगर एक बॉडी पे कोई चार्ज की प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो चार्ज की प्रॉपर्टी उस बॉडी से ना तो आप छीन सकते हैं, ना ही उस बॉडी पे कोई और चार्ज की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जितनी उस बॉडी पे चार्ज की प्रॉपर्टी मौजूद है वो उसके पास रहेगी। ये है कंजर्व्ड का मतलब। अब ये चीज़ जैसे हम बच्चों को याद करवाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन करता है, वो कहते हैं सर पेयर प्रोडक्शन में हमने चार्ज को क्रिएट करवाया है, आप कह रहे हैं चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि हमने तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करवाया है पेयर प्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी हमने चार्ज को क्रिएट नहीं करवाया। कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा। लेट करें कि ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियस था, उसकी विसिनिटी से जब आपका फोटॉन पास करेगा तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो ये देख सकते हैं जब फोटॉन यहाँ से जा रहा है इस न्यूक्लियस के फील्ड में कह लें या विसिनिटी से जब पास करेगा, इस टाइम उसका चार्ज क्या है, 0। तो जब पास करके आगे डिवाइड हो जाएगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो उस टाइम देखें इस पे क्या आ चुका है चार्ज, +1e। इस पे कितना है, -1e। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, आपके माइंड में आ रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन बन गया और प्रोटॉन बन गया, बस बन गया, क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट कर लिया हमने। क्रिएट कहाँ हुआ है कि जब इन दोनों को आप ऐड करोगे इनके चार्ज को, तो +1e प्लस इंटू -1e, तो -1e + 1e से कैंसिल चार्ज, तो फिर 0 हो गया। तो आपने क्रिएट तो किया ही नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये बात याद रखिएगा।
स्टूडेंट्स चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की या प्रोटॉन पे चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ है। ठीक है जी, कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो साथ माइनस लगा देंगे, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर यहाँ से हम 1 कूलम को फाइंड आउट करना चाहें, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू फाइंड करना चाहें कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ से देखें कूलम अपनी जगह पे, ये वाली वैल्यू इधर आके चाहे प्रोटॉन ले लें चाहे इलेक्ट्रॉन ले लें, उसके 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं 1 कूलम अपनी जगह पे 1 के नीचे आके 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ डिवाइड हो गया है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आंसर ये आता है। इसका क्या मतलब है कि 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर 2 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चे अक्सर यही लगा के आते हैं एमसीक्यूज, लेकिन याद रखिएगा ये 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अगर 1 में ये है तो फिर 2 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास 2 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसका मतलब बड़ा आसान करके बताता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो आपका चार्ज है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूँ समझ लें आप कि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप जितनी मर्जी स्पीड चेंज कर लें, चार्ज चेंज नहीं होने वाला। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी है एक्सेलरेटेड चार्ज की। वैसे ये हमारे आने वाले चैप्टर में जब चार्ज मूव करेगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास चार्ज रेस्ट पे है तो हम उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो अपने निशानी के तौर पे याद रखने हैं ताकि आने वाले चैप्टर में हम जब डिस्कस करें तो आपको कुछ चीज़ें आती हों। तो सबसे पहले देखें स्टेप 1 में कि जब चार्ज आपका Q जो है वो रेस्ट पे होगा तो फिर वेलोसिटी 0 होगी और उस टाइम सिर्फ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर यही चार्ज पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी, लेकिन चार्ज एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा होंगी, लेकिन चार्ज एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसी तरह से थर्ड स्टेप में क्या है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी चार्ज की और चार्ज मूव कर रहा होगा तो फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा होंगी, और इस कंडीशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी फिर चार्ज एनर्जी रेडिएट भी करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ द चार्जिंग की, कि बॉडी को चार्ज करने के कौन से मेथड हैं। तो हमारी बुक में 3 मेथड डिस्कस किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है फ्रिक्शन। तो याद रखिएगा जब एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ आप रब करवाएंगे तो उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। एक तो ये फ्रिक्शन वाला तरीका है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इसी फ्रिक्शन के टॉपिक में बड़े डिटेल में ये मैंने पहला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा बॉडी पे जब आप रब करवाएंगे। तो याद रखें जब आप ग्लास रॉड के साथ रब करवा रहे होंगे तो बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ की जाती हैं, तो मैंने इसलिए उसके नाम लिख दिए ताकि आप निशानी के तौर पर एमसीक्यूज याद रख सकें। उसके बाद नेगेटिव चार्ज बॉडी पे तब आता है जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ उसको रब करवाते हैं। इसके अलावा भी हैं ऑप्शंस और, लेकिन आप एक याद कर लें, यही बहुत है। तो आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड की, कि सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम 10th में भी डिस्कस करके आते हैं और पहले भी हमने इसको टॉपिक में डिस्कस किया होगा, बड़ा डिटेल में किया था। लेट करें जी हमारे पास ये अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, जिसमें आप देख सकते हैं चार्ज क्या है 0, और ये हमारे पास एक चार्जिंग बॉडी है। तवज्जो, पहले स्टेप में क्या है, ये चार्जिंग बॉडी और ये न्यूट्रल बॉडी। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है कि इस चार्जिंग बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब ले गए हैं और इस न्यूट्रल बॉडी को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड कर दिया है ना। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप बन गया। अब हम चार्जिंग बॉडी को ये जो अनचार्ज बॉडी था उसके करीब लेके जा चुके हैं और यहाँ से हमने उसको ग्राउंड भी किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो
ये वाला पॉजिटिव उनको रिपेल करेगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो पॉजिटिव यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव अपने आप को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। याद रहे कि अगर सिमेट्रिकल शेप में डायग्राम हो तो चार्ज खुद ब खुद भी यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन हम तो एक चार्ज बॉडी को करीब लेके जा रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव यहाँ पे सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब उसको हमने यहाँ से देखा कि हमने तो अर्थ के साथ उसका कनेक्शन किया हुआ है, तो वो पॉजिटिव यहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो थर्ड स्टेप बचेगा वो ये वाला बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जो कि एक अनचार्ज बॉडी था, अब वो चार्ज बॉडी बन गया है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो थर्ड स्टेप के बाद आपने इस यानी कि सेकंड के बाद थर्ड में आपने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया। तो देखें यहाँ पे कनेक्शन नहीं है ग्राउंड वाला। उसके बाद ये जो चार्ज बॉडी था इसको भी अब आप रिमूव कर दें। तो जैसे इसको रिमूव करेंगे तो फाइनली आपके पास जो बॉडी आएगा वो चार्ज बॉडी होगा और उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली है पॉइंट्स की फॉर्म में, वो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज है, यानी कि ये इंड्यूस हुआ है ना इस बॉडी पे, जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो हमेशा अपोजिट होगा इंड्यूसिंग चार्ज के, जो उसको इंड्यूस कर रहा है उसके अपोजिट होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड मेथड क्या है, कंडक्शन। अब कंडक्शन बहुत ही सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। कि अगर आपके पास दो बॉडीज़ है, एक चार्ज बॉडी और दूसरा कोई आपके पास न्यूट्रल बॉडी है, तो उनको जब आप कांटेक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज क्या कहा जाता है, न्यूट्रल बॉडी पर ट्रांसफ़र कर जाता है या ट्रांसफ़र होने लग जाता है। लेट करें हमारे पास ये एक बॉडी है ए और ये बी है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये चार्ज बॉडी है और ये वाला हमारे पास न्यूट्रल बॉडी। अब हम इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जैसे हम इनको कांटेक्ट में लेके आए ए और बी बॉडी को, तो ए वाला बॉडी अब चार्ज ट्रांसफ़र करेगा बी पे। ये तब तक चार्ज ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक कि दोनों चार्ज या दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं हो जाता, तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ना कि जो हमारे पास इंडक्शन है, सॉरी कंडक्शन है, वो बेसिकली डिपेंड कर रही है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बॉडीज़ के बिटवीन तो कंडक्शन होगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है या दोनों का सेम है तो कंडक्शन भी फिर नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं कि फ्लोज ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बोथ बॉडीज, जो कि मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो इसी से हमने एक छोटा सा एमसीक्यूज और लिया है कि जब ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद इन बॉडीज़ पे नेट चार्ज कितना होगा। लेट करें इस ए वाले बॉडी पे 2 है, 2 कूलम चार्ज, और इस बी वाले बॉडी पे -4 है। ये मैं कंसीडर करके एग्जांपल समझा रहा हूँ। इस पे -4 है। अब क्या करेगा, इस बॉडी को हम कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा। इधर -4 है, इधर 2 है, तो -2 आके इस 2 को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद पीछे बचेंगे यहाँ पे -2। तो इसका मतलब -1 इधर आ जाएगा और -1 इधर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास फार्मूला तो हो ना, क्योंकि ये तो मैंने चलो शॉर्टकट एग्जांपल ली है जिसमें आपने हिसाब लगा लिया है। अगर ज़्यादा आगे चार्ज की वैल्यूज़ तो फिर क्या करोगे। तो इसके लिए आपने नेट चार्ज को निकालने के लिए ये फार्मूला याद रखना है कि QA + QB डिवाइडेड बाई 2। जैसे एवरेज लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज़ है ना, A एंड B, तो दोनों का चार्ज आप ऐड करके उतने नंबर पे आप डिवाइड कर दें। तो 2 चार्ज हैं तो उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखें A का चार्ज कितना था 2, B का चार्ज कितना था -4, तो डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा -2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कैंसिल तो -1। तो इस तरह से इस बॉडी पे भी -1 और उस बॉडी पे भी -1 चार्ज रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ अभी हमने डिस्कस किया है इसके कुछ 4, 5, 6 या कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कूलम लॉ के टॉपिक पे आएंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट एमसीक्यूज है चार्जेस आर नॉट फ्लोइंग इट इज़ कॉल्ड। अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये कोई एमसीक्यूज बनता है, लेकिन याद रखना एमसीक्यूज अच्छा है कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में वो आपको ऑप्शंस बना के देगा। तो जब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा तो उस टाइम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। सेकंड नंबर पे क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ। कहता है किसी ऑब्जेक्ट का ज़रूर मौजूद होना किसकी वजह से हो सकता है, किस फोर्स की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स इसको आप
MCQs को सिलेक्ट करने से पहले अगर आप गौर करें अपने बॉडी पे कि हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो अगर एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि उसको जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? उन मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को जोड़ के रखा हुआ है ना किसी फोर्स ने आखिर, कि जिसकी वजह से बॉडी फट नहीं पा रहा। तो इसका मतलब वो जो फोर्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसने उसको जोड़ के रखा हुआ है। तो इसीलिए हम मौजूद है ना, तो हमारी मौजूदगी को जाहिर कौन सी फोर्स कर रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगी वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। इसकी एग्जांपल आप एटम भी ले सकते हैं कि देखें अगर एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में होना ये किस चीज़ की निशानी है या कौन सी फोर्स है जो ये बता रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन की जो मौजूदगी को जाहिर करने वाली फोर्स है वो कौन सी है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है ये। When an object is rubbed with an other object, जब एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हो and gets positively charge, एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मैस क्या हो जाएगा ये बताना है। इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या सेम रहेगा या नन, इसमें से ऑप्शन नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हुआ है तो इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, क्योंकि पहले तो बॉडी न्यूट्रल था ना, आपने रब करवाया तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल के दूसरे बॉडी पे जाएगा तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है उस बॉडी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आयन आया है बेसिकली, मतलब कोई बाहर से एक अलग से पॉजिटिव चार्ज आके उस बॉडी पे ऐड नहीं हुआ, बल्कि नेगेटिव निकल गया है। नेगेटिव के निकलने से पॉजिटिव आयन आया है, कोई अलग से चार्ज नहीं है, याद रखिएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मैस तो था, तो मैस पहले से क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चे समझते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन निकला है, पीछे पॉजिटिव भी तो आया है, उसका तो मैस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज़ में एक ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स हैवियर होता है देन द इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे समझते हैं कि पीछे अगर पॉजिटिव आया तो मैस तो इंक्रीज होना चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अलग से बाहर से प्रोटॉन उस पर ऐड नहीं हुआ, हम नहीं लेके आए कि उस बॉडी पे प्रोटॉन ऐड हुआ है तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज हुआ, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी पे चला गया तो जिससे निकला उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकल के चला गया तो उसका मैस था कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब उस बॉडी का जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसका मैस पहले से कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहीं से दो पॉइंट्स भी हमने आपको बना के दिए हैं कि व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज देन इट्स मैस डिक्रीज, मैस डिक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा। और व्हेन बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज इट्स मैस इंक्रीज, याद रख ले। तो यहाँ से अब ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें तो कौन सी ऑप्शन बनती है? पॉजिटिवली चार्ज है तो मैस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 4 पे आपके पास MCQs कुछ इस तरह का बन सकता है कि दो बॉडीज हैं A एंड B, इन दोनों को हम रब करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रखिएगा। दोनों को अगर हम रब करते हैं तो हम लेट करते हैं कि चार्ज ऑन A इज, रब करने के बाद इस A बॉडी पे जो चार्ज की वैल्यू आई है या चार्ज आया है जितना वो है -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ कूलम। ये A वाले बॉडी पे चार्ज आ गया है रब करने के बाद। अब व्हाट इज द मैस, आपने मैस बताना है विच इज ट्रांसफर टू A, जो इस A की तरफ मैस ट्रांसफर हुआ है ना वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या होगी? चार्ज की वैल्यू तो दे दी गई है रब करने के बाद, तो अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो मैस भी तो हुआ होगा, तो मैस की वैल्यू कितनी होगी? तो उस मैस को आपने कैलकुलेट करना है। इस तरह से वो उस मैस की वैल्यू के यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आंसर की वैल्यूज देगा। तो आप, मैंने यहाँ पे नहीं इसको कैलकुलेट किया, तो आप कंसीडर करें कि यहाँ पे भी वैल्यू होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। तो जब आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आप मैच कर लेना अपना आंसर। तो कैलकुलेट कैसे करोगे इस बात को आपने समझना है। देखें Q इज इक्वल टू एन, आपको अभी क्वांटाइज्ड इक्वेशन पढ़ा के आया हूँ प्रॉपर्टी के अंदर, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज की थी। तो यहाँ से अगर n निकालें तो Q ओवर E बन जाएगा। अब Q चार्ज कितना दिया गया है? चार्ज ये ठहरा है, यहाँ पे माइनस भी लिख लें यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और E इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की 1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, यहाँ पे आंसर आएगा
n का कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पे आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए मैस, तो मैस ऑफ ट्रांसफर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का मैस ट्रांसफर हुआ है वो क्या होगा उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स जो n के आंसर आएगा यहाँ पे, उस n की वैल्यू को आप इलेक्ट्रॉन के मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, देखें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा। जो आंसर होगा वो आप इन ऑप्शंस में से देख के सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करें और उस n को मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती तो फिर याद रखिएगा इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो फिर आपने यहाँ पे मैस भी कौन सा लेना था, प्रोटॉन का लेना था। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके आंसर मैच कर सकते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है जी 5, ये फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। अभी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का कूलम लॉ टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम इस एमसीक्यूज के बाद उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग अ लाइटनिंग फ्लैश द लोअर पार्ट, ये मैं आपको स्टेटमेंट बना के बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि एमसीक्यूज किस तरह से आएगा। स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी। कहता है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्लैश, जब ये बिजली चमकती है, बादलों की गरज आती है, बिजली चमकती है, तो उस टाइम हमें बताएं कि उन क्लाउड्स यानी कि बादलों का जो लोअर पार्ट होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, और अर्थ के ऊपर जो सरफेस है, पहली ऊपर बिल्कुल पहली फर्स्ट लेयर, अर्थ का जो भी ऊपर वाला पोर्शन होगा वो अंडर क्लाउड्स होगा, क्योंकि बादलों का जो नीचे वाली लेयर होगी, पार्ट होगा, उसके अंडर कौन सा अर्थ का पार्ट आ रहा होगा, जो अर्थ के ऊपर वाली लेयर होगी। तो वो ये आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्लैश, जब आपकी बिजली चमक रही होती है उस टाइम क्लाउड्स के नीचे वाले पार्ट पे कौन सा चार्ज होता है, और अंडर क्लाउड्स अर्थ की सरफेस जो पहली ऊपर होती है उस पे चार्ज कौन सा होता है। तो इसका मतलब अर्थ का अपर पार्ट समझ लें और क्लाउड्स का लोअर पार्ट समझ लें। तो वो कहता है क्लाउड्स के लोअर पार्ट पे कौन सा चार्ज होगा और अर्थ के अपर पार्ट पे कौन सा चार्ज होगा, तो ये आपने बताना है। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे समझाया है कि देखें स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि क्लाउड्स के अंदर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है कि क्लाउड्स के ऊपर वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नीचे वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये होगा तब भी लाइटनिंग फ्लैश होती है। हालांकि चार्ज चेंज होते रहते हैं, ऊपर भी नेगेटिव जा सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्लैश इन क्लाउड्स की चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है कि ऊपर वाले पोर्शन पे पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नीचे वाले पे सारा नेगेटिव ऐड हो जाता है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये पॉजिटिव, इसका मतलब अंडर क्लाउड्स ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि जो अर्थ का पार्ट अंडर क्लाउड्स आ रहा होगा उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अर्थ का जो अपर पार्ट होगा, अंडर मतलब क्लाउड्स होगा, उस पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्ज आएगा, तो वो कौन सा बनता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से यहाँ पे देखो क्लाउड्स के नीचे वाले पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज और अपर पोर्शन पे जो अर्थ का अपर पोर्शन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही अट्रैक्शन होगी मतलब चार्जेस की डिस्चार्जिंग होगी, सॉरी डिस्चार्जिंग नहीं, ये डिस्चार्ज होंगे ना, तो जब ये डिस्चार्जिंग होगी तो लाइटनिंग फ्लैश जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि क्लाउड्स के नीचे वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है और अंडर क्लाउड जो अर्थ का पार्ट होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम कूलम्स लॉ के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ का टॉपिक हम यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे की पॉइंट्स बनाएंगे या इसको एमसीक्यूज के तौर पे तैयार करेंगे। तो इसीलिए हमने इसके यहाँ पे की पॉइंट्स बनाए, जो आपने याद रखने तो आप एमसीक्यूज को क्लिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें जी, फोर्स का फार्मूला क्या है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जिसमें के का फार्मूला हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और इसका यूनिट कैसे आया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे, के अपनी जगह पे रहे, उसकी वैल्यू ये पुट कर दें और इन दोनों को उधर ले जाएं, तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट का ये वाला यूनिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर के की वैल्यू मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करो तो इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आएगा, लेकिन कैलकुलेटर पे होगा 8.98, तो राउंड ऑफ होके वो आपके पास क्या बन जाएगा 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हो यूनिट को आप,
ठीक है जी। तो ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, फोर्स का न्यूटन तो आर का मीटर स्क्वायर और चार्ज का कूलम स्क्वायर नीचे आया तो ये पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर से डिपेंडेंस ऑफ के जो कांस्टेंट है ये बेसिकली कूलम कांस्टेंट है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपकी बुक के सेकंड पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है कि नंबर 1 मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस और नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे ये वैल्यू ठहरी है, अगर इसका यूनिट देखें तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट बन रहा है। तो अगर इसी तरह से अगर इस यूनिट को चेंज करेंगे तो फिर के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि के जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है कि अगर दो सिमिलर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इस पे जितनी फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज भी उतनी फोर्स इस पे लगाएगा, चाहे चार्ज की मैग्नीट्यूड आप कम ज़्यादा कर दें। मतलब अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसकी कम है, लेकिन याद रखिएगा कि जितनी फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा ये वाला चार्ज भी उतनी फोर्स इस पे लगाएगा। अब ये वाला चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा तो जिस पे लगती है उसको पहले लिखना है। 1 पे लग रही है ना, तो 1 पे लग रही है तो 1 पहले कौन लगा रहा है, 2 वाला लगा रहा है, तो इसको हमने लिख दिया F12। F12 का मतलब इस चार्ज 1 पे 2 वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो है F21। 21 से मुराद 2 पे 1 वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी। और दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बिटवीन तक का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो क्या है, R। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लग रही है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये भी आपकी बुक के सेकंड पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि जो दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी ना, जो इन चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी उस लाइन के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये लाइन है ना इन दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली, तो इस लाइन के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसी तरह से ये हमारे पास अट्रैक्टिव केस बन जाएगा अगर दो अपोजिट चार्जेस हों तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जितनी चीज़ें हमने डायग्राम में डिस्कस की है उन्हीं को हमने यहाँ पे पॉइंट्स पे मेंशन कर दिया है कि सबसे पहले देखें कि कूलम फोर्स एक्ट्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज, कि जो कूलम फोर्स की डायरेक्शन हमने देखनी है दो चार्जेस के लिए, दो चार्जेस के बिटवीन, तो वो उस लाइन के अलॉन्ग होगी जो लाइन इन दोनों के सेंटर्स को मिला रही होगी। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स एंड ओबेइंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। याद रखिएगा कूलम फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, यानी कि एक चार्ज इस पे जितनी फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज भी उतनी लगाएगा। तो यहाँ से एक MCQs भी याद रखिएगा। लेट करें अगर मैं कहता हूँ कि ये 5 कूलम का चार्ज है और ये 20 कूलम का चार्ज है। अब देखें ये 20 कूलम का चार्ज है, बड़ा चार्ज है, और ये लेट कर रहा हूँ ये छोटा चार्ज है। अगर बड़े वाला चार्ज इस चार्ज छोटे वाले पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाता है तो मुझे बताएं छोटे वाला बड़े पे कितनी लगाएगा। तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि वो अगर 5 कूलम का है तो वो तो कम फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है, चाहे ये जितना मर्जी बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, जितनी फोर्स ये वाला उस पे लगाएगा वो भी चार्ज उतनी फोर्स इस पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। उसके बाद ये थर्ड लॉ को भी ओबे करती है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपने वो मैथमेटिकल भी रिलेशन देखा हुआ है, प्रूव भी किया हुआ है कि F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। तो यहाँ से आपने एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसीलिए आपने कहा है कि कूलम फोर्स जो है वो ओबे करती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। उसके बाद है कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल फोर्स का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन के अलोंग हमारे पास फोर्स लग रही है, तो इसीलिए इनके सेंटर पे लग रही है ना फोर्स, इनके सेंटर पे, तो इसीलिए इसका नाम कूलम फोर्स का सेंट्रल फोर्स भी है। उसके बाद है इट इज़ अ क्वांटिटेटिव इन नेचर, नेचर में ये क्वांटिटेटिव है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली पॉइंट्स की तरफ या प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, तो वो हमारे पास है बेसिकली कि जो फोर्स है वो इनवर्स रिलेशन रखती है आर स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूले में, तो अगर ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं कि कूलम फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम MCQs बनाते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये फार्मूला आया तो हमने कहा लेट करें Q1 और Q2 इक्वल है 1 कूलम चार्ज के, और R जो इन दो चार्जेस के बिटवीन सेपरेशन है वो 1 मीटर है। तो बताएं फोर्स की वैल्यू क्या होगी।
याद कर लें Q1 Q2 अगर 1 कूलम है तो R की वैल्यू भी 1 है, तो बताएं फोर्स की वैल्यू क्या होगी या फोर्स किसके इक्वल होगी। तो अगर आप इस फार्मूले में Q की जगह 1, Q2 की जगह 1, R की जगह 1, तो सारा 1 हो जाएगा, तो फोर्स K की इक्वल आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स K की इक्वल आएगी, और K का आंसर क्या होता है 9 × 10⁻⁹ और साथ में फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यूनिट को भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, कि जब दो चार्जेस के बिटवीन आप कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं तो फिर फोर्स पे क्या असर पड़ता है, फोर्स क्या चेंज हो जाती है, सेम रहती है, क्या उस पे फर्क पड़ता है, ये चेक करना है। यहाँ पे इस केस में देखें हमारे पास कोई भी चार्जेस के बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक नहीं था प्लेस। अब दो चार्जेस के बिटवीन जब डाइइलेक्ट्रिक आता है तो फार्मूले में हम एप्सिलॉन आर को लेके आते हैं। याद रखिएगा चार्जेस के बिटवीन जब आप कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो कूलम फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, याद कीजिएगा कम हो जाती है। चार्जेस के बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक यूज करने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फार्मूले में देखो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बढ़ाओगे उतना आंसर कम आएगा। तो हमने एप्सिलॉन आर को जब लेके आएंगे तो नीचे वैल्यू बढ़ जाएगी ओवरऑल, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से चार्जेस के बिटवीन फोर्स कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एप्सिलॉन आर है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से आपने इसको याद लगाना, यहाँ से रट्टा आसान लगेगा कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन आर चाहिए तो वो ये रेशियो बन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स एप्सिलॉन आर का अगर यूनिट पूछ लिया जाए, देखें यहाँ पे उसने किसका यूनिट पूछा था हमसे, एप्सिलॉन नॉट का, तो वो है एप्सिलॉन आर का यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे पास रेशियो है, तो रेशियो का यूनिट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन आर का यूनिट नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ से फोर्स देखना चाहें मीडियम वाली, तो फोर्स मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ से अगर इस एप्सिलॉन आर को अलग कर लें, 1 एप्सिलॉन आर को अलग कर लें, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² F वैक्यूम बन जाएगा, और ये वाला एप्सिलॉन आर वैसे का वैसे। तो इसका मतलब ये भी शॉर्टकट आपके पास रिलेशन बन जाएगा, मीडियम फोर्स टू द वैक्यूम फोर्स के लिए रिलेशन। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से आपका एमसीक्यू सॉल्व होगा, जब बन के आएगा तो आप उसको कर लेंगे। अभी हम आगे एमसीक्यूज बनाते हैं, ठीक है। अभी आप ये सारे की पॉइंट्स याद रखें। इंसुलेटर के लिए जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, याद रखिएगा। कंडक्टर के केस में जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट को अप्रोच करेगी। उसके बाद वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, या आपके कॉलम ला के टॉपिक के सेकंड पेज पे टेबल में वैल्यू दी गई है, तो वहाँ से आपने याद करनी है। तो एयर के लिए जो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी 1.0006, 3 सिफर है, याद रखिएगा। ये बोर्ड का एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि नेट फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, अभी हम केस लेके आएंगे कुछ एमसीक्यूज जिसमें हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। तो नेट फोर्स के लिए आपने रिलेशन या उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है जी, ये हमारे पास याद करें, सेकंड चैप्टर क्लास 11th वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में आपने नेट फोर्स का रिलेशन फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे भी ये फार्मूला यूज़ किया था। तो ये फार्मूला क्या है, F = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। अभी आप याद करें, फिर हम आगे एमसीक्यूज बनाते हैं तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आने वाले हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं, यहाँ से एमसीक्यूज हर हाल में बनेगा। नोट नंबर 1 कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, लेकिन चार्ज हमारे पास 2 थे। अब अगर 2 से ज़्यादा चार्ज आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास फोर्स तो लगेगी, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसको हमने समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, कूलम फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग डायगोनल, इस बात को याद रखिएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इन केस ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्जेस से ज़्यादा चार्ज आ गए और वहाँ पे आपने कूलम फोर्स की डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखें इसकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। लेट करेंगे हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म है चार्ज की, एक हमारे पास चार्ज ये पड़ा है A, जिसको हमने Q1 से मेंशन किया है प्लस, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज पड़ा है Q2, जिसे हमने B का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक Q3 चार्ज है, वो भी प्लस का है। अब हम लेट कर लेते हैं कि Q3 पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी।
Q3 पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हमने कैलकुलेट करनी है, बतानी है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको आसान तरीका क्या है, अभी हम यहाँ पे पढ़ के रहे हैं डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसको पहले फाइंड करते हैं। देखें समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसका मतलब इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी, ठीक है जी। ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये लगा रहा है। इसी तरह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को Q3 पे देखना है ना, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये वाली फोर्स लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस आ गई। अब मुझे चाहिए इनके बिटवीन Q3 पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स पहले ना इस डायरेक्शन को या वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ तो कोई मसला होगा, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम बनानी है। तो मैंने इस वाले वेक्टर को यहाँ ड्रा कर दिया और इस वाले वेक्टर को यहाँ ड्रा कर दिया। तो अब देखें ये पैरेललोग्राम नहीं बन गई, 4 साइड्स वाली, ये देख लें आप, ठीक है। अब जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगी तो अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होता है कि किसी भी दो अपोजिट पॉइंट्स को मिला देना। जो दो अपोजिट पॉइंट्स मिलाएंगे आप, वही आपका डायगोनल होगा। तो ये देखें, ये पैरेललोग्राम बन गई, ये वाली। अब मैं इन दो अपोजिट पॉइंट्स को मिला देता हूं तो ये मेरा क्या होगा, डायगोनल। तो डायगोनल के अलोंग मेरे पास इस Q3 पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये रेड कलर वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी जो कि Q3 पे लग रही है, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अलोंग द डायगोनल बिटवीन AC एंड CB। AC ये है, ये आ गया, और CB ये आ गया। तो इन दोनों के बिटवीन जो हमारा डायगोनल है उसके अलोंग हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। वो इस पे भी पूछ सकता है, इस पे भी पूछ सकता है, जिस चार्ज पे मर्जी फोर्स का पूछे तो आप मेथड यही लगाएंगे, ठीक है, तरीका यही यूज़ करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है चार्ज सफेयर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर या कंडक्टर। जब आप एक चार्ज सफेयर को कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर के साथ तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन जो मैं यहाँ पे सिचुएशन डिस्कस करने वाला हूँ वो सुनिएगा। इफ़ टू चार्ज सफेयर्स ऑफ द डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर। मेरे पास दो डिफरेंट रेडियाई के चार्ज सफेयर है। मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट करें जी हमारे पास ये एक सफेयर है और दूसरा ये सफेयर है, दोनों का रेडियाई डिफरेंट हो गया। अच्छा, इसको हमने कनेक्ट कर देना है जी एक मेटालिक वायर के साथ या कंडक्टर के साथ। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद वो कहता है कि देन चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया विल बी इक्वल आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ चार्ज अनटिल। कहता है कि जो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होगा वो दोनों पे सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तब तक जब तक के टोटल चार्ज शिफ्ट नहीं हो जाता। यानी कि अब चार्ज यहाँ से शिफ्ट होते 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 इस पे आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब तक चार्ज हमारा शिफ्ट नहीं हो जाता, उसके बाद जब हो जाएगा उसके बाद हमारे पास जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा दोनों के लिए वो इक्वल रहेगा। अब चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, देखें, मतलब ये चार्ज पर यूनिट एरिया हिस्सा, फिर ये चार्ज पर यूनिट एरिया, फिर ये चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ से भी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा ना वो इक्वल रहेगा, टोटल चार्ज की वैल्यू नहीं। चार्ज पर यूनिट एरिया मींस के सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो इसको कह लें ए, इसको कह लें बी। तो ए पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वही हमारे पास बी पे होगी। तो दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होगी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी मुराद चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका भी और इस केस में भी चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो दोनों में इक्वल रहेगा। आगे मैंने लिखा है बट टोटल चार्ज विल बी ग्रेटर ऑन सफेयर ऑफ लार्ज रेडियाई। लेकिन जो चार्ज की वैल्यू होगी, चार्ज होगा, वो उस बॉडी पे या उस सफेयर पे ज़्यादा होगा जिसका रेडियस ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्योंकि देखें ना R का स्क्वायर, तो अभी ये पूरा हो जाएगा फिल यहाँ तक चार्ज पर यूनिट एरिया के हिसाब से, और ये तो यहाँ तक पहुँचा होगा, इतना हिस्सा तो बच जाएगा। इसका मतलब ये डबल नहीं हो जाएगा इसका। तो चार्ज की वैल्यू इस पे ज़्यादा होगी, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने,
ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो इनको लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स नोट में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से डिनोट किया हुआ है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि बहुत आसान है। इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये चार्ज की बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू F/Q। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन इन टर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखना चाहते हैं तो फिर F की वैल्यू पुट करें, K/Q1 Q2/R²। Q1 को आप Q0 भी कह सकते हैं, तो Q0 से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन आएगा KQ/R² आएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फोर्स में आपके पास 2 चार्ज थे और एक R² था डिवीजन में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई तो यहाँ पे गौर करो, एक चार्ज खत्म हो चुका है, Q/R² बच गया। आगे आएगा पोटेंशियल, उसमें आपने याद रखना है V इज इक्वल टू KQ/R रहेगा। एक R भी उड़ जाएगा और Q भी उड़ जाएगा। तो इस तरह ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, पहले फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर पोटेंशियल आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताल्लुक है पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ, उसके साथ भी हम इसका रिलेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E इज इक्वल टू -ΔV और ΔR। अगर आप जस्ट यहाँ पे ΔV और ΔR भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, हमने MCQs को ही क्लिक करना है। तो ये भी आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही होगी जो हमारे पास फोर्स की होगी। तो फोर्स के अलोंग ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि बोथ A एंड B के ऑप्शन दे के वो आपसे पूछेगा। तो न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हैं। अब ये कैसे आपने प्रूव करना है, ये आपकी बुक में भी प्रूफ दिया हुआ है और हमने वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो पहले अपलोड की है उसके अंदर भी इसका प्रूफ कराया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी और थोड़ी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम वेक्टर फॉर्म की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म क्या होगी कि आप यहाँ पे R यूज कर लें, यूनिट डायरेक्शन को आप शो करवा देंगे तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन होगा वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे रेशो फार्मूला आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ से MCQs बनेगा कि देखें चार्ज के नियर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं फील्ड वीक होता जाता है। तो एक पॉइंट ये है मेरा, दूसरा पॉइंट ये है। अब आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे होगी, क्योंकि जिसका R कम उसकी फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट तक की ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी वो इन्वर्स रिलेशन रखती है R² से। तो R कम तो फील्ड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो अगर इस तरह से 2 पॉइंट्स आ जाएँ और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशो कैलकुलेट करनी हो तो फिर MCQs कैसे बनेगा देखिएगा। E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू R2² माइनस R1², क्योंकि E जो है वो इन्वर्स है ना R के साथ। तो इधर अगर E1 है तो देखें R1 के साथ इन्वर्स रिलेशन बन गया, इधर E2 है तो इधर R2 होगा, तो ये इन्वर्स रिलेशन बन गया। रेशो फार्मूला गिवन है तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो आपका MCQs हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, ये रियल में नहीं होती। फील्ड लाइंस हमेशा इमेजिनरी होती है और 3 डायमेंशनल लाई करते हैं। जैसे किसी रूम में आपने एक बल्ब को ऑन किया, उस पूरे रूम में बल्ब की लाइट फैल जाती है हर तरफ 3 डायमेंशनल के तौर पे। इसी तरह से जो फील्ड लाइंस होती हैं चार्ज के अराउंड, वो भी इस तरह 3D की तरह बल्ब की रोशनी की तरह फैली होती है चार्ज के अराउंड। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, 3 डायमेंशनल होती है। लेकिन जो फील्ड होता है ना ये रियल में होता है, फील्ड का इफेक्ट रियल में होता है, लेकिन फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। याद रखिएगा कि फील्ड लाइन स्टार्ट्स होती हैं पॉजिटिव से और एंड होती है नेगेटिव पे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आप बढ़ाएंगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ाने से फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है।
सिंगल चार्ज के लिए फील्ड लाइंस को आप कैसे डिनोट करते हैं? अब ये फील्ड लाइंस कैसे आई, किस तरह से ड्रॉ की गई, क्या इनका तरीकाकार था? बाहर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ये हमें बेसिकली माइकल फैराडे ने बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएं। अगर ये समझना चाहते हैं कि ये फील्ड लाइंस कैसे ड्रा की गई हैं तो वहाँ पे हमने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से आपने पॉइंट चार्जेस को प्लेस करके फील्ड लाइंस को ड्रा करना है। तो यहाँ पे बस आपने याद रखना है कि पॉजिटिव के लिए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस होगी। पॉजिटिव के लिए फील्ड डाइवर्ज होता है, नेगेटिव के लिए फील्ड कन्वर्ज होता है। तो ये फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। तो पॉजिटिव के लिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड, और ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, रेडियल फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होगा? ये हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट का हमने यहाँ पे प्लेट यूज़ किया या कंडक्टर यूज़ किया, वायर यूज़ किया, कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की हमेशा डायरेक्शन होती है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे याद किया है कि पॉजिटिव से हमने स्टार्ट करना है और एंड नेगेटिव पे करना है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो ये हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म फील्ड। अब यहाँ पे आउटसाइड पे देखें, अगर फील्ड लाइंस थोड़ी सी बेंड हो रही है, ठीक है, कर्व पाथ में बेंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस साइड से कोई भी फील्ड लाइन नहीं है जो इसको इस तरफ क्या करे, रिपेल करे। क्योंकि इधर से ये इसको रिपेल करेगी तो ये बाहर वाले एंड जो है इसके एज जो बेंड हो जाएंगे। लेकिन इसकी थोड़ी सी अगर ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पर वीडियो देखें। उसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कॉन्सेप्ट रह गया, कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो फील्ड। तो जीरो फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है कि देखें आपको कंडीशन दी जाएगी कि अगर हमारे पास सिमिलर और इक्वल दो चार्जेस हो तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट कहाँ करेगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास दोनों सिमिलर चार्जेस हैं और इक्वल हैं, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस पॉजिटिव का फील्ड ये होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि जीरो फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे करेगा। तो दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे आपका जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं E इज इक्वल टू नल वेक्टर आया हुआ है। जीरो फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसीलिए जीरो के ऊपर वेक्टर रहेगा। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है फॉर सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस, अगर दो सिमिलर हो और अनइक्वल चार्जेस हो। अनइक्वल का मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अच्छा, अनइक्वल चार्जेस है मतलब मैग्नीट्यूड में अनइक्वल है सिमिलर, सॉरी आपके पास चार्जेस क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, लेकिन अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड उनकी डिफरेंट है। तो फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जीरो फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज एंड क्लोज टू स्मॉलर चार्ज, यानी कि जीरो फील्ड चार्जेस के बिटवीन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा लेकिन उस चार्ज के करीब तर होगा जो चार्ज की वैल्यू स्मॉल होगी, जिस चार्ज की वैल्यू स्मॉल होगी। लेट करें अगर ये बड़ा चार्ज हम यहाँ रख दें, यहाँ छोटा चार्ज, तो छोटे चार्ज के करीब तर जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों सेम है और अनइक्वल है। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर अपोजिट एंड अनइक्वल, अगर अपोजिट है और अनइक्वल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों की मैग्नीट्यूड देखो डिफरेंट है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी है, ये बड़ा चार्ज रखा हुआ है, ये छोटा चार्ज रखा हुआ है, तो दोनों क्या हैं अपोजिट और अनइक्वल। तो फिर जीरो फील्ड एग्जिस्ट ऑन अदर साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज, चार्जेस के बिटवीन नहीं जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा बल्कि स्मॉलर चार्ज की अदर साइड पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे डायग्राम में देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये बाहर चली जाएगी ये इधर चली जाएगी, ये सारा फील्ड इधर आ जाएगा। अब यहाँ पूरे रीजन के अंदर आप देख सकते हैं चार्जेस के इनसाइड कोई भी जीरो फील्ड का पॉइंट नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर दो अपोजिट है और अनइक्वल है तो जो जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो स्मॉलर चार्ज की अदर साइड करेगा, इस चार्ज के करीब वाली साइड पे नहीं करेगा। तो यहाँ जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के इधर उधर करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम फोर्थ केस को डिस्कस करते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 के फॉर अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, अगर दो अपोजिट हो और इक्वल चार्जेस हो फिर जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा ऑन द अदर साइड्स ऑफ द बोथ चार्जेस एट इक्वल डिस्टेंस। तो डायग्राम में देखिएगा ये दोनों अपोजिट है इक्वल चार्जेस है, ये फील्ड एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसके यहाँ पे जीरो फील्ड हमने देखना है, तो जीरो फील्ड इन चार्जेस की आउटसाइड पे इक्वल डिस्टेंस पे
एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, इसी तरह यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे होगा, तो इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज आ भी चुका है। फॉर आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज के लिए जीरो फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो याद रखिएगा आइसोलेटेड चार्ज के लिए भी, एक सिंगल चार्ज के लिए भी जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। कहाँ करेगा? एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे हमारे पास अगर जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा, प्रूव करते हैं। E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा। तो आर अप्रोच किसको करे? इन्फिनिटी को। चार यहाँ पे पड़ा है, उसकी बाउंड्री के बाहर यहाँ इन्फिनिटी है, तो अगर आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन्फिनिटी पे। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आपने तैयार करना है कि पहले नोट देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ चार्ज। जो आपके चार्ज की सरफेस होगी उसके ऊपर नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा लाई करती हैं, परपेंडिकुलर लाई करती हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने एक एमसीक्यूज बनाया है, यानी कि इसी बात के मुताबिक हमने यहाँ पे एमसीक्यूज बनाया है कि ये हमारे पास लेट कर लें एक बॉडी है, चार्ज बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया हुआ ना, चार्ज की सरफेस है, तो ये एक चार्ज की सरफेस है, उस पर हमारे पास ये फील्ड लाइन पास कर रही है, ये फील्ड लाइंस ए बी सी डी। आपने बताना है कि इस स्फीयर के परपेंडिकुलर कौन सी इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही है। नॉर्मली इस सरफेस में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही है, ये आपने सेलेक्ट करना है। तो ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें और डी को देखें, इस पे आपने गौर करना है। अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ और सुझाव भी देता हूँ कि यहाँ पे ना आप टेंजेंट ड्रा करते जाएं, टेंजेंट, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ रही है, तो वही आपके क्या होगी, इस स्फीयर के नॉर्मली होगी। तो डी ऑप्शन जो है ये आपकी सही ऑप्शन है। उसके बाद है एमसीक्यूज, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू, यहाँ पे ऑप्शन बना के वो देगा, एक वर्ड यूज करेगा। ये एमसीक्यूज कहाँ से बना है? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो आपकी बुक की फर्स्ट प्रॉपर्टी भी दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज ऑफ इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। ये आंसर था कि वन डायरेक्शन है, उसकी एक डायरेक्शन है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। लेकिन यहाँ पे ना वो इस तरह की बात नहीं करेगा, वो कोई और ऑप्शंस बनाएगा। तो उस ऑप्शन में जो आपने सेलेक्ट करना है वो याद कर लें कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में मेंशन किया हुआ है, वहां से आप इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद एमसीक्यू है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज है, कूलम लॉ से रिलेटेड है, तो उस टाइम हमारे माइंड से निकल गया तो मैंने कहा दोबारा बताते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये एमसीक्यूज बनाया जाता है। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास ये दो चार्ज हैं, ये प्लस का 4q, ये प्लस का q, अब इनके बिटवीन हमने एक चार्ज q को प्लेस किया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन लेट कर लें कि इस पॉइंट पे ये चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, तो आपने बताना है कि इस चार्ज से कितनी दूरी पे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। तो वो डिस्टेंस बेसिकली आपने फाइंड करना है, ये वाला x। इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान डिस्टेंस क्या दिया गया? r दिया गया। तो इस x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कि ये कितना डिस्टेंस होगा। तो अगर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हो और आपको x निकालना हो तो इसके लिए आपके पास दो फार्मूला है, एक शॉर्टकट है और एक आप दोनों, ये वाला चार्ज जितनी फोर्स इस पे लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज भी उतनी लगा रहा होगा, दोनों बराबर लगाएंगे तो ये वाला इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। तो दोनों चार्जेस की फोर्सेस को इक्वल करके भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट डायरेक्ट अगर ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो ये फार्मूला याद रखें। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, दोनों सिमिलर हों, फिर इस फार्मूले में यहाँ प्लस आएगा, अंदर वाला चार्ज चाहे जो मर्जी हो। अगर बाहर वाले दोनों चार्ज अपोजिट हैं फिर वहाँ पे यहाँ पे माइनस आएगा। तो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू √q1 डिवाइड बाई q2 के अंडर रूट प्लस √q1 मल्टीप्लाई बाय r। अब q1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, यहाँ पे कितनी है? 4। आप वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो r/3 आएगा, इसको करके देखिएगा।
तो इस तरह से वो R/3 की ऑप्शंस होगी A B C D में, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपने शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करना है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, तो उसको डिस्कस करते हैं। डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डाइपोल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड MCQs आते हैं। स्लाइड में हमने डाइपोल को थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ MCQs करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। डाइपोल बेसिकली क्या है, दो अपोजिट चार्जेस के बिटवीन सेपरेशन है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा डाइपोल है। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को प्लेस किया है। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आपने ये डाइपोल को प्लेस कर दी है। ये वाली सिचुएशन वो आपको देगा। अब ये वाली सिचुएशन दे के 3-4 यहाँ से MCQs वो बना सकते हैं। आपने उनको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ से नेट फोर्स का पूछेगा वो। अब नेट फोर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें क्या होगी, ये माइनस का QE फोर्स लग रही है, ये प्लस QE लग रही है। तो नेट फोर्स क्या करेंगे, दोनों को सम QE प्लस इंटू माइनस का Q इंटू E, तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। तो इसका मतलब नेट फोर्स तो होगी 0। उसके बाद सेकंड MCQs यहाँ से वो यूँ भी पूछ सकता है कि यहाँ पे बताएं कि कपल प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है कि इस लाइन के अलॉन्ग दो अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब कपल तो प्रोड्यूस होगा। तो सेकंड पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है, तो आपने कहना है कपल प्रोड्यूस होगा। उसके बाद थर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अगर कपल प्रोड्यूस हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला फोर्स इधर लगेगी, ये वाली फोर्स इधर लगेगी, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। लेकिन असल MCQs यहाँ से जो बनेगा इम्पॉर्टेंट, वो है बेसिकली टॉर्क। कि आप यहाँ से टॉर्क को कैलकुलेट करें, टॉर्क फाइंड आउट करें, क्योंकि डाइपोल बन रहा है ना। तो डाइपोल के हिसाब से अगर टॉर्क का फार्मूला हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहिए, और वो फार्मूले की ऑप्शन बनाएगा। बाकी भी बना सकता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे अभी सेट किया है वो सिर्फ फार्मूले की हद तक किया है। तो आपसे अगर वो फार्मूला बना के देता है तो ये वाला फार्मूला ऑप्शन में दिया होगा, आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला बना कैसे है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने टॉर्क का क्लास 11th में एक फार्मूला याद रखा था इक्विलिब्रियम के टॉपिक में। MCQs करते वक्त कि टॉर्क होता है R क्रॉस F, मतलब R हमारे पास बेसिकली वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो ये आपके पास ये वाला जो है, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला। इसे हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज D का, सही है। या फिर ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, D, ये वाला। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, तो इसका मतलब मैंने इस D के बेसिकली दो कंपोनेंट ड्रा कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल भी तो थीटा बनेगा। तो थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट आ रहा है उसका नाम क्या होगा, D साइन थीटा, और इसका क्या होगा, D कोस थीटा। अब हमने तो लेना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला D साइन थीटा। देखो ना, ये इधर, ये इधर, तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये D साइन थीटा बन रहा है। और दोनों में से कोई भी आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं QE। तो यहाँ पे देखें, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स आ गई QE, दोनों में से कोई एक ले लें, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया D साइन थीटा। अब यहाँ से Q और D, प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू D, ये आपका डाइपोल कहलाता है। डाइपोल को आप P से डिनोट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ Q एंड D क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, उसे P से डिनोट करते हैं। और E वैसे का वैसे, साइन थीटा वैसे का वैसे। अब PE साइन थीटा है, तो इसका मतलब मैं साइन को हटा के PE के बिटवीन क्रॉस यूज कर सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह की जो ऑप्शन होगी इस डायग्राम के मुताबिक टॉर्क की, वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आप कोशिश करें कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो आप बार बार देखें, और अगर कुछ पॉइंट्स आपके स्किप हो गए हों जो मैं यहाँ बता नहीं सका, तो वो आपने प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे वो पॉइंट ज़रूर बताए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।